मैं इस वक्त लियारी के हंगुलेन इलाके में खड़ा हुआ हूँ। अगर किसी ने ये समझा कि सारे बुराई की जड़ लियारी है, सिर्फ लियारी में जाके हमलावर होकर किसी को मार के किसी को पकड़ कर आप ये मसला हल करेंगे, तो मसला, मेरा जवाब यही होगा कि ये मसला हल नहीं होगा। ये जो थ्रेट दिए जा रहे हैं ये कालादम अमन कमेटी के, जिसके अंदर मोस्ट क्रिमिनल वांटेड पर्सन मौजूद है, जिनकी वजह से लियारी के अंदर एक वबा फैली हुई है। अमन चाहे खुदा के लिए कोई रास्ता निकालो। मेरा कराची डूब रहा है, इसको बचाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। कराची में ऑपरेशन हो रहा है। कल कराची बंद रहा, सिंध बंद रहा, क्योंकि एक सियासी जमात के एक फॉर्मर एमपीए को पुलिस ने 2 पुलिस वालों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मगर आज का प्रोग्राम इस बारे में नहीं है। आज का प्रोग्राम है कि कराची के अंदर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है वो ये है कि वहाँ पे क्रिमिनल गैंग्स की और क्रिमिनल एलिमेंट्स की या भत्ता माफियाज की या दूसरे माफियाज की सियासी पुष्पनाई हो रही है। ये प्रोग्राम किसी एक पार्टी के बारे में, किसी एक लीडर के बारे में नहीं है, मगर इस फलसफे के बारे में। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा मसला कराची का लियारी का मसला, और कहते हैं कि लियारी का मसला हल हो जाए तो कराची का 50 से 60% मसला लॉ एंड ऑर्डर का हल हो जाता है। और आज हम इसी पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि किस तरह एक मुल्क के होने वाले सदर एक इलेक्ट होने वाले एमएनए के लिए एक डकैत से रवाबित कायम करते हैं, और किस तरह वो डकैत उसी कैंडिडेट का इलेक्शन कैंपेन चलाता है। इसमें यह बात भी होगी कि किस तरह एक सूबे का होम मिनिस्टर एक क्रिमिनल गैंग से को सरेंडर की ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बजाय उनको अपने लिए काम करवाने पे लगा देता है। फिर हमें यह भी पता लगेगा कि एक चीफ मिनिस्टर साहब जब ओथ उठाते हैं तो सबसे पहले वो एक लियारी डॉन के घर पे खाना खाने चले जाते हैं। और ये जब सब चीज़ें हो रही हों तो फिर अमन या किस तरह आएगा, सुकून किस तरह एक शहर में आएगा। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लियारी गैंग के, जो आप डॉन कह लें या वो अपने आप को लीडर कहते हैं, पीपल अमन कमेटी के ज़फ़र बलोच, उनसे भी हम बात करेंगे। हम आज के चीफ मेमन जो बलोच कम्युनिटी है, हम उनसे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे नबील गबोल साहब से भी, और उन लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की जिनके नाम बीच में आ रहे हैं। मसलन साबिक जो एमएनए थे पीपल्स पार्टी के, अब्दुल कादिर पटेल, फिर शजील मेमन साहब की भी इसमें बात हुई भी है। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि एक वाज़ेह पिक्चर आपके सामने पेश की जाए कि लियारी में क्या हो रहा है, और अगर जो लियारी में अगर हो रहा है ये बाकी कराची में भी हो रहा है। और अगर हमने कराची के मसले को हल करना है तो हमें इस मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमने 5 सितंबर को एक प्रोग्राम किया था लियारी पे, उसका एक क्लिप सुन ले ज़फ़र बलोच का, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे नबील गबोल से और बाकी लोगों से। अगर आप लियारी के मसले का जो असल जड़ ढूंढेंगे कि जिसने आज लियारी को यहाँ पहुँचाया, तबाही पे, चीज़ों को, जराइम में, क्राइम में, मनशियात में, तो उसकी बिगिनिंग जो ना नबील गबोल से शुरू होती है। नबील गबोल जब 86 में पीपल्स पार्टी में उसने शमूलियत की और 88 में डायरेक्ट पैराशूट के ज़रिए यहाँ पर एमपीए बने, तो उसका डे 1 से उसका शौक़ यही था कि मैं, उसके पास कोई ट्राइब नहीं है, उसको कोई इलाका नहीं है, लेकिन वो सरदार बनने का शौक़ था। और सरदार के लिए आपको पता है गुंडे पालने होते हैं। सरदार बनने के लिए यहाँ पर चीज़ों को, क्राइम जराइम को फ़रोग़ देना पड़ता था कि उनके ख़र्चे वगैरह चीज़ें। तो वो बेसिकली उसने इस लियारी में जराइम को फ़रोग़ दिया, जराइम पेशा लोग बनाए, लोगों को माइल किया उस तरफ। और जिस तरह जब 2003 में उज़ैर बलोच साहब के वालिद का जो मर्डर हुआ किडनैपिंग के बाद, तो उनके पास हेल्प लेने के लिए गए, उनसे कहा कि जी मुझे पुलिस में भर्ती करो एज एएसआई। तो उसका जवाब यही था कि जी आप क्या पुलिस में जाओगे, जाओ मनशियात करो, चीज़ें करो, मैं पीछे बैठा हूँ, कोई तुम्हारा नाम ले लेगा। और जब वो डिप्टी स्पीकर थे सिंध असेंबली के, तो फर्स्ट टाइम जो बाबू डकैत, कोई नाम आपने सुना होगा लियारी में, वो जो बाबू डकैत जो मशहूर था पूरे सिंध में डाकुओं में और चीज़ों में, तो उसको पहली बार मुझसे नबील गबोल ने सिंध असेंबली में अपने डिप्टी स्पीकर की चैम्बर में मुलाकात कराई थी। यस, बाबू डकैत से। और एमक्यूएम ने इसीलिए उनको, आपको पता है जी, अजीजाबाद की सबसे मजबूत सीट अगर एमक्यूएम ने उसको दी है तो उसकी वजह यही है कि जी उनको जी एमक्यूएम अपने लिए थ्रेट समझती है पीपल्स अमन कमेटी को या लियारी वालों को, जी शहर में कहीं ये मुझ पे हावी ना हो जाए। नबील की ड्यूटी यही है कि जी सारे जराइम पेशा को एक सिंगल पेज पे ला के लियारी के खिलाफ उनको सफारा करें। कच्ची कम्युनिटी के पीछे भी ये नबील, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन है नबील है। अगर नबील को इंटरोगेट किया जाए, नबील को पूछा जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, तो शायद लियारी के आधे मसले और बल्कि इस शहर के भी आधे मसले हल हो सकते हैं। जी नबील साहब, आपने पूरी बात सुन ली। उन्होंने कहा जो बाबू डकैत था उसको आप एज ए डिप्टी स्पीकर आप बुलवा रहे थे, आप प्रोटेक्ट कर रहे थे। तमाम क्रिमिनल्स को आप एमक्यूएम के कहने पे एक पेज पे ले रहे हैं, और
पूरी आपने सुन ली कि क्या क्या आप सरदार बनना चाहते हैं, किस तरह पूरा क्राइम के असल जो बिहाइंड द सीन जिसे हम फिल्मों में देखते हैं, जो पोलिटिकल असल डॉन मैं हूँ। हाँ, तो डॉन आप हैं, क्या कहते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। जफ़र को तो मैं बलोच कहूँगा नहीं, ये तो हम लोग ने इसका नाम रखा है जफ़र कांगी। कांगी मतलब बलोची में कहते हैं कौवे को, काला कौवा। तो हमने इसका ये ना, इसकी कोई हैसियत भी नहीं, आपने इसको पता नहीं इतना टाइम भी दे दिया। और अब तो वो बेचारा जो है ना अनगाइडेड मिसाइल है, क्योंकि जो उसका सरदार है वो जो खुद जिसके लिए ये काम करता है उज़ैर बलोच, वो खुद मुल्क छोड़कर भाग गया, अपने पूरे जितनी भी टीम है अपनी कंपनी को और अपने लोगों को, अपने गैंग को छोड़कर भाग गया। अब अकेला ये रह गया। तो ये फिर ये लोग लियारी नहीं चला रहे? ये देखे ना, ये इस वक्त उनकी वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी। मैं डिप्टी स्पीकर था, ये मेरा ऑपरेटर होता था, मुझे फोन मिला के देता था। तब मुझे पता चला इससे कोई 3-3.5 लाख का बिल बनाया। सब जानता तो है ऑपरेटर किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते। हाँ ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। 3.5 लाख का जब से बिल बना लिया मस्कत दुबई कॉल करके, तो मैंने इसको निकाल दिया। जहाँ तक इसने कहा बाबू डकैत से, बाबू डकैत को डिप्टी स्पीकर चैम्बर में लाने वाला ये शख्स था कि जी ये बाबू डकैत है और इसका एक मसला है, आपसे बात करना चाहता है। बाबू डकैत को मैं जानता नहीं, तो उसने आके मुझे कहा कि जी मेरे बेटे को नौकरी दें क्योंकि मैं आपका वोटर हूँ। मैंने इसको उस वक्त भी डांटा, मैंने कहा तुम किस शख्स को लेकर आए, इसको निकालो बाहर। उसको मैंने वहां से निकाला। उसको पकड़वाया क्यों नहीं? पुलिस में वांटेड डकैत आदमी, वो सूट पहनकर आ गया, ये लेकर आ गया। बिकॉज ये ऑपरेटर था मेरा, तो इसके पास वो कार्ड भी इशू करने के थे कि जी कौन डिप्टी स्पीकर के कमरे में आ सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस रहमान की ये बात करते, जो इनका सरदार असली था रहमान बलोच, उस रहमान की लाश पर ये आज जो है इतना पैसा कमा रहे हैं। ये हकीकत है। इसके पास ब्लैक वीगो है जिसका नंबर है KN5528, और ये जो है इसने दुबई में और बैंकॉक में इन्वेस्टमेंट की है। इसके सारे पैसे वहीं लगे हुए हैं। जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, सारे मंशियात के जितने अड्डे हैं, कलाकोट के, आपके नवा लेन के और आपके शाबिक लेन के, आपके बगदादी के, वो ये चलाता है खुद जफ़र लंगड़ा। जहाँ तक ये कहता है मैं सरदार बनने का शौक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दादा सरदार था। गबोल कौम एक ट्राइब है जो कि 2 लाख ट्राइब सिंध में सिर्फ, उसका मैं सरदार हूँ। तो मुझे किसी डकैतों के, चोरों के सरदार बनने का शौक नहीं। इन्होंने क्या किया कि 2-3 यूनियन काउंसिल है जो इनके अंडर नहीं आ रहे थे, UC1, UC2, UC3 जो है इनके अंडर नहीं आ रहे थे, चूंकि वहाँ पर कच्ची कम्युनिटी के लोग थे और KRC इनको वहाँ एंटर होने नहीं दे रही। उधर उन्होंने लोगों को मारना शुरू की। फिर एक इलाका है फूलपत्ती लेन में जहाँ पर कच्ची कम्युनिटी के मंदरा जमात के लोग रहते हैं, रामा जमात के लोग रहते हैं, उनके घरों पे कब्जा किया। सारा कराने वाला जफ़र है। मैं आपको बताऊं, ये गंद की जड़ यही बंदा है। ये जो कहता है ना कि मैं मतलब गरीब आदमी हूँ और अभी भी मोटरसाइकिल है, इसकी हैसियत मैं जानता हूँ। जो बंदा था इनका उज़ैर बलोच, जिसके पास पावर था और जो जिसने पॉलिटिक्स करके इन सबको पॉलिटिक्स में लेकर आया, वो बंदा भाग गया मुल्क। वो आया था आपके पास जफ़र बलोच से? जफ़र बलोच का कत्ल हुआ तो ऑपरेटर था। उज़ैर बलोच की आप बात कर रहे हैं ना, उज़ैर बलोच तो मेरे पास दफ्तर में उस जमाने में आता था जब वो क्रिमिनल नहीं था, जिसके ऊपर कोई केसेस नहीं थे, जब वो उस वक्त उसकी उम्र 18-19 साल थी। उस जमाने में मेरे पास आता था अपने मसाइल के लिए, क्योंकि मेरे वोटर होते थे। दूसरी बात यह है कि ये कहना, मैं आपको बताऊं कि रहमान को मरवाने में अहम किरदार जो है वो जफ़र लगड़े का है। रहमान को बाकायदा मंद में इंफॉर्मेशन देने वाला उसके दुश्मनों को जफ़र है। जफ़र को आपको पता है कि एक रात जो है जफ़र बमा अपने साथियों के स्कूल के अंदर छुप गया था, जब चारों तरफ से उज़ैर और उज़ैर के लड़कों ने घेराव करके पूरी रात फायरिंग चली है। फिर इलाके के बुजुर्ग बीच में पड़े, जफ़र को बचाया कि यार इसको माफी दे दो। इस पे भी हम आते हैं। अब वो इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसका नाम लेकर उसको इतना बड़ा लीडर बनाते हैं। जून 2007 में ले जाता हूँ तकरीबन। आप लंदन गए, आप बीबी को मिलने गए, रहमान मलिक साहब के घर में आप थे, आप ऊपर गए शायद वॉशरूम वगैरह में, उसके आगे सुनाएं फिर क्या हुआ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका नाम जुड़ता है रहमान डकैत से, आपका नाम दूसरे लोगों से जुड़ता है, आखिर कहीं पे तो लड़ियाँ शुरू हुई हैं ना। मैं जराइम के ख़िलाफ़ था, रहमान से मेरी यही इख्तलाफात थे। तो मुझे फिर वहाँ पर जब मैं गया लंदन में, बीबी ने मीटिंग बुलाई, तो लंदन की मीटिंग में जब मैं ऊपर गया ड्राइंग रूम में, तो आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बुलाकर बड़े मतलब प्यार से मुझे कहा कि बेटा तुम इलेक्शन लड़ने जा रहे हो लियारी में, और लियारी में तो सारे जितने डकैत हैं और क्रिमिनल्स हैं वो तो तुम्हारे खिलाफ है, तुम इलेक्शन कैसे लड़ोगे।
मैंने कहा सर अगर वो डकैत हैं, चोर हैं, तो हम भी सियासतदान हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन करना जानते हैं, अल्लाह मालिक है, हम करेंगे। तो उसने बोला तुम्हारे लिए बड़ा ख़तरा है। तो आप बहरहाल मैं जब कराची पहुंचा तो बिलाल शेख आए मेरे पास, मरूम, उन्होंने जो फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे जी बाद जी में। उन्होंने फिर कहा कि जी आपकी एक मीटिंग है, आप आएँ, आपको एक जगह मीटिंग करा। वो फिर मुझे कलाकोट के इलाके में लेकर गया। हालांकि मैंने कहा मेरे लिए ख़तरात है और मैं अपने गार्ड्स मैंने उठाए। उसने कहा नहीं, गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, हमारी गारंटी, आप चलो। वहाँ जाकर इलेक्शन से कोई 2 महीने पहले उसने मेरी मुलाकात रहमान से कराई। ये बिलाल शेख ने। जरदारी साहब के कहने पे बिलाल शेख आपको ले गए हाँ, मिलवाने रिमांड केस से। मैंने वहाँ पर उसको यही कहा कि यार मुझे क्यों आप इधर लेकर आए, मतलब मुझे आप दूर रखते हैं। उन्होंने जी ये अब आपका काम ख़त्म है, अब हमारा काम शुरू है, अब आप यहाँ से अब जाएँ, इलेक्शन कैंपेन लड़ें। तो रिमांड केस क्यों इतना जरदारी साहब के कहने में था या बिलाल शेख के कहने में था? देखिए मुझे ये नहीं पता जरदारी साहब के कहने में था नहीं था या बिलाल शेख के कहने पे, लेकिन ये था उस वक्त इम्प्रेशन। उसने ये खुद बात कही थी उस पहली मीटिंग में कि मेरी ज़िंदगी बचाने में जो किरदार जब पकड़ा गया था, जब 2005 में, और उस वक्त ये फिर मतलब जो पुलिस कहती है कि ये जो है वहाँ से भागा है, फ़रार हुआ है, तो वो कह रहा था कि ये एहसान, ये मेहरबानी जो है वो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की है। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, ना मैं किसी का यहाँ नाम लेना चाहता हूँ कि किसकी मेहरबानी है। बहरहाल वो एहसानमंद था, तो इसलिए उसने पीपल्स पार्टी के लिए दफ्तरें खोली वहाँ पर 2007 के इलेक्शन में। उसके बाद जब मैं मिनिस्टर बना, उसके बाद फिर इन्हीं बातों पे इख्तलाफा शुरू। इसी दौरान अब आपकी सुलह हो गई, बिलाल शेख ले गए, उनका कोई नहीं। उसके बाद रहमान डकैत ने आपके बिहाफ पे वहाँ पे दफ्तर खोले। जी, मेरे ब्याह में पीपल्स पार्टी के लिए। आप ही पीपल्स पार्टी थे, मैंने का कैंडिडेट थे। तो उस वक्त ना पीपल्स पार्टी का एतराज़ था, ना आपको एतराज़ था। एक जो क्रिमिनल था, डकैत था, वो जो सा था वो पूरी पॉलिटिकल कैंपेन चला रहा था। चलें, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ज़ाहिर मैं एमएनए बना, एमएनए का मैं मिनिस्टर बना। मिनिस्टर बनने के बाद फिर दोबारा जो है मेरे कुछ दिनों के लिए इख्तिलाफात हुए रहमान से किसी इशू के ऊपर। तो बता दें क्या इशू? मतलब यही इश्यूज थे कि जी वो उन्होंने कहा कि जी पोर्ट कासिम, ग्वादर पोर्ट के जो ट्रांसपोर्ट का ठेका है वो हमारे लोगों को मिलना चाहिए, पोर्ट कासिम के ठेके जो है वो मेरे लोगों को मिलना। जिस पे मैंने कहा भाई मैं मिनिस्टर स्टेट हूँ, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है कि मैं आपको ठेके दे सकूं, और ना क्योंकि एमक्यूएम के बाबर गौरी मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर बने थे, तो मेरे पास ये पावर ही नहीं था। जिस पे मेरे फिर से इख्तलाफा शुरू। इसी दौरान क्या हुआ कि रहमान मारा गया ग्वादर से आते हुए मंद के इलाके में, और इन्फॉर्मेशन भी जो रहमान के जाने का था, ये सब बाद में जो मेरे एजेंसीज़ के कुछ लोगों से जब मुझे पता चला, तो ज़फ़र ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये इस रास्ते से गया और इसी रास्ते से आएगा और इसके साथ कौन लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जी इन्होंने उज़ैर को अपना बड़ा बनाया। तो उज़ैर को उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर्स हैं वो सरेंडर करें, उनके साथ इंसाफ होगा। तो उज़ैर ने कहा कि जी मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। उज़ैर मेरे पास लियारी में ही एक घर में आया, और जिसके घर में आया बाद में उसी को शहीद कर दिया उन्होंने। और वहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि जी हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। मैंने उसको उसके पैगाम और उसके लोगों का पैगाम के जी एक दफ़ा आप सरेंडर करेंगे, जेल में जाएंगे, आपके ऊपर केस चलेगा, साल 2 साल में, आपको पता है कराची में, पाकिस्तान में आप क्लियर होकर निकल आते हैं, फिर आप ये जराइम की दुनिया से बाहर आ जाए। उस पर जो है वहाँ पर जब मैं लेकर गया होम मिनिस्टर साहब के पास, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, इनको होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। तो उसके बाद सारी सिचुएशन चेंज हो गई। अचानक मैं देखता हूँ कि ये उज़ैर बलोच जो सरेंडर करने के लिए तैयार था, उज़ैर बलोच ने एक जलसे के अंदर मेरे खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। आप लेके गए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास, उनके हवाले कर दिया। वो तैयार थे सरेंडर करने के लिए, और फिर वो कुछ अर्से बाद स्टेटमेंट्स आपके खिलाफ देने शुरू। तो क्या वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उनके दरमियान में क्या मसला, क्या बात? अब जाहिर है अगर एक होम मिनिस्टर के पास अगर कोई जाए और होम मिनिस्टर अगर उनको सरेंडर नहीं कराए, और होम मिनिस्टर फिर जो है उनको ये कहे कि जी नबील गबोल तुम लोग के लिए ख़तरा है और नबील गबोल को लियारी में काम करने मत दो, और जब मैं वहाँ पर जाऊँ लियारी के अंदर किसी मीटिंग में, वहाँ पर रॉकेट्स चलें, वहाँ ग्रेनेड्स मारे जाएं, वहाँ फायरिंग हो, तो मैं समझ गया था कि समथिंग इज़ रॉन्ग,
कि आई एम नॉट वांटेड एनी मोर हेयर। तो मैंने फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास गया, मैंने सर ये मेरे हलके के अंदर जो है बाहर से लोग आकर इंटरवीन कर रहे हैं और ये मेरा हलका है, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। मुझे पता है कि ये लोग ये कितने बहादुर हैं क्रिमिनल्स वहाँ के, ये वो लोग हैं जो मेरी गाड़ी के दरवाजे खोलते थे और जो मेरे गार्ड्स रहे हैं और आज वो ये क्राइम की दुनिया में आ गए। मैं इनकी साइकी को समझता हूँ, ये कितने बहादुर हैं, कितनी जल्दी भागते हैं ये, तो आप इनको मुझे हैंडल करने दें। लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी और 4 साल तक मेरी बात नहीं सुनी। आप बता और रहे आखिरी थे में कि एक बारी प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा कि लेट जुल्फिकार मिर्जा हैंडल बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर, लेट हिम हैंडल लियारी। तो मैंने कहा ठीक है जी, जब मेरी जरूरत ही नहीं है। फिर जो है ये कहने फिर जब लियारी के हवाले से मीटिंगें होने शुरू हुई बिलावल हाउस में, जिसमें पूरी लियारी की तंजीम को बुलाया जाता था, एमपीएस को बुलाया जाता था, लियारी के एमएनए को नहीं बुलाया जाता था उस मीटिंग के अंदर। तो मैं समझ गया कि आई एम नॉट वांटेड एनी मोर एंड आई एम नॉट लाइक्ड। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खामोश घर में बैठ गया। हालांकि उन्हीं दिनों मैंने एक बयान दी कि कराची के अंदर फौज को बुलाया जाए 2010 में। कराची की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कराची को फ़ौज के हवाले किया जाए। तो आप यकीन करें विद इन हाफ एन आवर 15 पुलिस की मोबाइल ने मेरे घर पे रेड किया व्हेन आई वाज सिटिंग मिनिस्टर, और मुझे अरेस्ट करने के लिए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरवीन किया और फिर मामला जो है रफा दफा किया। देन आई रिजाइंड एज अ मिनिस्टर कि ये मेरे साथ नाजायज़ हुआ, मैं एज अ मिनिस्टर मैंने रिज़ाइन किया, वो मौजूद है। तो ये सारी बातें होने लगी और उस वक्त भी मैंने प्रेसिडेंट जरदारी को कहा, मैंने कहा सर ये लोग जो हैं आज जिस तरीके से ये इनको सपोर्ट किया जा रहा है या इनको पैट्रोनाइज किया जा रहा है, ये कल को पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम बने। और यही हुआ कि उज़ैर बलोच ने अपने एक जगह नहीं 10 जगह इंटरव्यू में कहा, जरदारी साहब के खिलाफ बातें की, पार्टी के खिलाफ बातें की, यहाँ तक कहा कि मैं थूक के नहीं चाटूंगा, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। और उसी पीपल्स पार्टी को सरेंडर करना पड़ा इनके सामने और इन्हीं के लोगों को एमपी एमएनए के टिकट देने पड़े, क्योंकि इनके पीपल्स पार्टी के लोग लियारी एंटर नहीं कर सकते थे जब तक अमन कमेटी के लोग इनको अलाउ नहीं करते। तो ये कहना कि बलोच कच्ची का लड़ाई नहीं है, ये अमन कमेटी के जो क्रिमिनल्स हैं वो भी चंद क्रिमिनल्स हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं इनमें, चंद क्रिमिनल्स हैं जो ये तासुर देते हैं कि जी कच्चियों को भगाना है और इनके इलाके में अपना कंट्रोल। तो जब ये झगड़ा हुआ, जब इन लोगों ने चैलेंज कर दिया कि हम अपने लोग लगाएंगे, क्या उसके बाद फिर आपकी प्रेसिडेंट जरदारी से मुलाकात हुई? मेरी आखिरी दिनों में मैं प्रेसिडेंट पार्टी छोड़ने से कोई 2 महीने पहले मैं प्रेसिडेंट जरदारी से मिला और मैंने प्रेसिडेंट जरदारी को कहा, तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इस बात को माना कि मुझे जो है मिसगाइड किया गया लियारी के हवाले से। और मैंने कहा सर अभी भी वक्त है, आप मेरे हवाले करें लियारी की सिचुएशन को, तो मैं खुद हैंडल करता हूँ। बट मैं समझता हूँ आई डोंट नो उनके खुद अपने वजूहत थे जो उन्होंने क्यों मुझे नहीं हैंडल करने दिया सिचुएशन को। जब मैंने आखिरी दिनों में देख लिया कि अब मेरा पीपल्स पार्टी में रहना, जब मेरे लियारी को तबाह किया गया, मेरे बाप दादा के हल्के को प्रोटेक्शन मेरे बाप दादा के हल्के को तबाह किया गया और आज वो लियारी के जो बलोच की बात करें, सबसे ज्यादा इफेक्टिव बलोच है, सबसे ज्यादा मुतासिर बलोच हुए हैं, बलोचों को लड़ाया गया, मेरे बलोच मारे गए हैं। अगर एक बॉम्ब गिरता है, ग्रेनेड अवान गिरता है, पुल पट्टी लेन में बलोच मरता है, वो मेरे बलोच मरते हैं, मुझे दुख होता है। और उस तरफ अगर कच्ची गिरते हैं तो वो कच्ची भी हमारे वोटर्स हैं। ये इतने मजबूत किस तरह हो गए? क्या इनको पुलिस रेंजर्स वहां नहीं घुस सकते? मैं आपको बताऊं, चारों थानों के एसएचओ जो हैं इनके कहने पे लगाए जाते थे, लियारी थाने के हैं जी, लगाए जाते थे और हैं अभी तो ये हो गया। हमारे सीएम साहब इतने माशाल्लाह, सीएम साहब से मुझे कोई गिला नहीं क्योंकि वो बहुत शरीफ इंसान है और बहुत सीधे इंसान है। सीएम साहब को ले जाया गया, कराची का जो सदर है कादू पटेल, वो लेकर गया बाकायदा चीफ मिनिस्टर को उज़ैर के डिनर में। जब चीफ मिनिस्टर ने हल्फ उठाया गवर्नर हाउस में कि आप वहां चले पहले हाजिरी दें, कायदे आजम के मजार में सीएम नहीं गया और वहां जाकर उसने डिनर खाया उज़ैर का। ये बात सही है जब वो लोग कहते हैं कि जब कुछ कराची में जो लोगों ने कहा कि जब ये आपकी दोबारा बात हुई, ये झगड़ा हुआ, प्रेसिडेंट को आपने बताया, तो बजाय आपके और जिम्मेदार बनाने के उन्होंने कादिर बलोच को और एक और आपके हैं यूसुफ कादिर पटेल एंड यूसुफ बलोच, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच, गनी सेनेटर जो हमारे सईद गनी को एक कमेटी बनाई गई। और ये कमेटी बेसिकली क्या इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमेटी थी कि आप इनके साथ मीटिंगें करें और इनके साथ टच में रहें और इनके जो मसाइल हैं वो आप लोग हल करें। और आप ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को नहीं, चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को
और इन कमेटी के तमाम लोगों को पता था कि ये सारे क्रिमिनल्स हैं, भत्ता है, कत्ल गारत, तो सारी हुकूमत सदर के ओहदे तक शामिल थी को हिफाजत देने में। इन सबको देखे दुनिया को पता थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लिस्ट दिए गए हैं कि कौन कौन लोग क्रिमिनल्स हैं, कौन कौन लोग जो हैं क्या क्या कर रहे हैं, किस किस का। आपको पता है कि दिन का जो है तकरीबन 10 करोड़ रुपया तो सिर्फ भत्ता जो है वो सिर्फ उजैर को, जफर को जो है इन लोगों को जाता था। 10 करोड़ रुपया भत्ता पूरी कराची से। और किडनैपिंग फॉर रैंसम बाकायदा जो है जो लोग उठाए जाते थे और किस जगह पर रखे जाते थे उस जगह का भी मुझे पता है, किस घर में मतलब। अच्छा, यहाँ पर जो रमज़ान में किलिंग हुई है, इनोसेंट लोगों का बसें रोककर बाकायदा बसों से लोगों को उतारे गए, उनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए और उस कमरे में साथ वाले जिस घर के अंदर जिस वो बाहर बिरांदे में उनके गर्दन काटे जा रहे थे, उसके साथ वाले कमरे के अंदर जो है सिंध का एक मिनिस्टर बैठा होता था और आपका ये जफर बलोच भी बैठा होता, जो अपने को बलोच कहता है, जो बलोच नहीं है। और भी बता दें, ये आप एक तरफ आप लोगों की बात करते हैं। देखें, बात ये है कि कहते हैं ना, 2 दिन आप किसी के साथ खा के उठते हैं, उनकी आप बुराई इस तरह नहीं करते हैं कि जिनके मतलब एविडेंस आप मुझे बताइए, मैं एविडेंस नहीं, वो सबको पता है, वो सबको पता, वो आपको भी पता है, सबको पता है। मैं आपको हल्फिया कहता हूं, मुझे नहीं पता। सबको पता है कि वहां पर जो है 4 दिन की नहीं, 4 दिन की आप अच्छा, आप सब बुजुर्गों से तो नहीं है। आप रहमान मलिक से पूछ लें कि 150 लोग रहमान मलिक के इंटरफेरेंस के वजह से 150 लोगों को रिलीज कराया गया जो किडनैप हुए थे बसों से, कलाकोट के इलाके से। 150 लोगों को जब सब बात तय हो गई तो वो किस तरीके, जैसे रेफ्यूजी आते हैं ना इंडिया से पाकिस्तान, इसी तरीके से लाइन बनाकर ही 150 लोग निकले हैं, वरना ये 150 लोग भी मारे जाते हैं, जिसमें से तकरीबन 50 लोग मारे गए थे और बाकी 150 बच गए थे। रहमान मलिक के इंटरफेरेंस की वजह से ये लोग छूटे हैं, जो आप लोग जिसकी वजह से डिफरेंस हुआ। आपको घरों का भी पता है जहां पे सब कुछ होता था। ये सियासी पैटर्नेज तो समझ आ गई कि सियासी जो उनको पुष्पनाई आपके बकौल है, तो बाकी जो इदारे थे, पुलिस, रेंजर्स, तो ये क्या है? ये क्या उस भत्ते में हिस्सा लेते रहे? देखें, मैं समझता हूँ रेंजर्स को मैं गिला नहीं करूँगा। डीजी रेंजर्स बहुत अच्छे इंसान हैं, कमिटेड भी हैं, विल भी है, लेकिन डीजी रेंजर को काम नहीं करने दिया जा रहा है। डीजी रेंजर्स जो है वो एक, आपको पता है जो फौज है वो हमेशा एक सिस्टम से चलता है। मैं आपसे छोड़े, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। डीजी रेंजर्स करप्ट नहीं होंगे, नीचे करप्शन है रेंजर्स में? बिल्कुल है, नीचे देखे तो पुलिस वाले भी करोड़पति हो रहे हैं, इस तरह के माफिया से रेंजर्स भी करोड़पति हो रहे हैं। ये पैसा जो है ना इनका, माफिया का ये जो पैसा है इनका, भत्ते का और किडनैपिंग का, रैंसम का, और ये पैसे नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ये बड़े ऊपर के लेवल तक ये पैसे जाते हैं। और जब इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो कोई ये नहीं चाहता है कि उनकी आमदनी जो दिन की आमदनी है वो इतनी तादाद में इतनी ज़्यादा है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो अब एक्शन लिया है, हमें अभी उम्मीदें, देखें हम देख रहे हैं, हम कहते हैं सबसे हमने क्यों कहा कि जी फौज पूरी कराची में ऑपरेशन हो, सिर्फ लियारी में नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल्स पूरी कराची में है, आप पूरी कराची में ऑपरेशन करें, आपको पता चल जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, आप 1 महीना दे रहे हैं ना, आप 3 महीने में भी कुछ नहीं कर सकेंगे, अल्टीमेटली आपको फौज बुलाना पड़ेगा। मुझे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, खौफनाक बातें। एक सूबे का होम मिनिस्टर गैंग्स को हवा में टर्न करके अपने लिए काम करने पे मजबूर कर रहा है, जब आप बातें सुनते हैं। एक मुल्क का सदर उनको प्रोटेक्शन देता है और उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनको ले जा के क्रिमिनल गैंग से नेगोशिएट करवा रहा है। वहीं का डिकेत सबसे बदनाम मुलजिम जो सा एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरकारी के दफ्तर खोल रहा है, इलेक्शन दफ्तर खोल रहा है। और ये जब हम सारी बातें देखते हैं तो समझ नहीं आती कि हम कौन से जंगल में रह रहे हैं। कुछ और जानेंगे कराची पे, लियारी पे, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जफर बलोच साहब, जिनकी उस वक्त से आप बातें सुन रहे हैं, और उनके साथ ही हुसैन कच्छी साहब हैं, जो कच्छी राब्ता कमेटी के सरकर्दा रहनुमा हैं। बलोच साहब, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई आपसे भी, हुसैन साहब से भी, तो इन्होंने अपने इनका इंटरव्यू भी किया, तो इन्होंने कहा कि आप लोगों ने जुल्म करके
सारी इनकी लोगों को हिजरत पे मजबूर किया। और कल तक आप दरवाजे खोलते थे, लोगों के मोटरसाइकिल पे बैठते थे। आज आप 4-4 वीगोज हैं आपके पास, तो ये अगर भत्ते का पैसा नहीं है और तो किसका है? और दूसरा उन्होंने कहा कि हम किसी नबील कबूल या किसी के कहने पे हम नहीं ना गए या वापस आए, हम अपनी जानें और इज्जतें बचाने के लिए गए। और यहाँ तक कि हमारी तो बच्चियों की इज्जतें भी लूटी आपके लोगों ने। क्या कहते हैं आप? सर, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर मेरे 4 वीगो करे तो हमें तलाश करके दे दे मालिक भाई, 2 आपकी 2 मेरी हो जाएंगी। क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू करने आए तो मैं वही मोटरसाइकिल जिन्होंने उनका जिक्र किया था, अभी भी उसी रूटीन में चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिससे पहले आपने जो मेरा तारुफ कराया, मेरा तारुफ ऐसा नहीं है। मैं एक लियारियन हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और लियारी के अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट जरूर करता हूँ। और जहाँ तक हमारे हुसैन कच्ची भाई ने कहा है कि जी हम किसी के दरवाजे खोलते, जाहिर बात है कोई अगर हमारा लीडर होगा, काबिल एहतराम रहनुमा होगा, जो मैं रहनुमाई कहलाएगा, तो मैं उसके दरवाजा खोलने में कोई हार महसूस नहीं है। और जब वही रहनुमा और लीडर जब हमारे लिए दरवाजे बंद करेगा तालीम के, तरक्की के, स्पोर्ट्स के और हमारे लिए मनशियात के अड्डे और हमारे लिए दूसरे जराइम और क्राइम के लिए हमें राह दिखाएगा, तो हम उनको लीडर नहीं, रहबर नहीं समझेंगे, वो अपने डाकू समझते हैं। तो ये तो नबील कबूल या उनके लिए हवाले से। जहाँ तक हुसैन भाई ने हमारे लोगों पे अपने कौम की औरतों की इस्मत दरी का इल्जाम लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर बात है हम कबायली लोग हैं, हम बलोच हैं, हम गैरतमंद हैं, हम अपने इज्जत की जितनी कदर करते हैं दूसरे किसी भी अपनी माँ बहन की इतनी इज्जत करते हैं। और अगर ये एक ऐसा कुछ केस साबित कर दें और बंदे को बता दें, हम उनकी गर्दनें होंगी इंशाल्लाह ताला, सरेआम उनको हम जो ना उसको सजाएं दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला, जो कानून के मुताबिक भी, जो कबायली रस्म और रिवाज के मुताबिक। ऐसे एलिमेंट्स ना हमारे पास है, न ऐसी कोई वाकया या रिपोर्ट नहीं है, वरना पुलिस में न किसी जगह पर भी। ये कहते हैं कि लियारी में इज्जतें लूटी नहीं गई। अलीमोहन मोहल्ला में 7 लड़कियों की इज्जतें लूटी गई हैं, जिनके नाम हमारे पास है। और ये कहते हैं आपने पर्चा कराया? जी देखे, मसला ये है कि जिन्होंने पर्चा करवाया उनकी गर्दनें काट दी गई। लियारी के अंदर जुबैर वैशी ने आज से 3 साल पहले एक लड़की थी बिहार कॉलोनी की, उसको पसंद आ गई, उसकी लड़की को उसने उसके शोहर को मारा, उससे इद्दत से पहले उसने निकाह की और वो खुद वासले जहन्नम हुआ। बड़े बड़े ओहदेदार, चाहे वो रेंजर्स के हों या वो पुलिस के हों, इनकी इजाजत से बगैर लियारी के अंदर इन नहीं हो सकते। तो भला एक मासूम लड़की या उसका भाई या उसका शोहर कैसे थाने जाएगा? आपके पास कोई सबूत है कि जो ये जफर बलोच और ये उजैर बलोच का ग्रुप है, ये सबसे बड़ा कराची का क्रिमिनल ग्रोह है, भत्ता माफिया है? आपके पास कोई सबूत है? किस तरह कहते हैं? देखिए, सबूत तो पूरी कराची के पास है, सबूत तो पूरी कराची के पास है। सबूत उन माओं के पास है जिनके घरों के अंदर घुस के इन्होंने बच्चों को अगवा करके कत्ल किया है। सबूत तो उन बहनों के पास है जिनके कपड़े उतार के इन्होंने जो रेप किए हैं। सबूत तो उनके पास है जिनको घर को उन्होंने उजाड़ा है। सबूत तो उनके पास है जिनको जबरदस्ती घरों से निकाल कर जो नकल मकानी की है। सबूत तो उनके पास है, रेंजर्स के पास है, पुलिस के पास है, लिस्टें आ चुकी हैं इनके पास। आज से देखें, ये सबूत ये कि कम सबूत है कि लियारी ऑपरेशन के अंदर हैंडबरी मुकर्रर की गई थी। ये क्या कम सबूत है कि लियारी ऑपरेशन में इन्होंने पीपल्स पार्टी को गालियां दी? ये क्या कम सबूत है कि पीपल्स पार्टी को मिस्टर 10% लियारी ऑपरेशन में जफर बलोच ने कहा? ये क्या कम सबूत है? आप अपना मसाइल बात करें, आप इतने बड़े नहीं मसाइल की, जब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं पीपल्स पार्टी किसी के बात की जागीर नहीं है, हम भी पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी किसी के बात की जागीर नहीं है, एजेंडा अलग है, आपका चीजें अलग है, आपका एजेंडा अलग है, पीपल्स पार्टी हमारी भी है, हम भी पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन इस वक्त तुम लोगों ने पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये लोग मालिक भाई लगाए गए थे कि वहाँ बदली में जाके घर पे जाके मुजाहरा करे और एक करे वो करे, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, मुझे हसन, एक सेकंड आप एक से रुकिएगा, मैं जफर एक सवाल आपसे मैं करूंगा। अगर ये इतने जालिम हैं, इतने ताकतवर हैं, तो फिर आप लोग वापस कैसे आ गए और किस तरह आप लोग लियारी में जिंदा हैं? यस बिल्कुल एक सवाल है, राइट है। अभी चुप करके सुनो ना, सुनो खाली। देखिए सर, 2 महीने तक हमारी माँ और बहनों ने बेयारो मददगार वहां पर गुजारा। किसी ने वहां पर इनके खौफ की वजह से, इनका खौफ का ये आलम था कि जो सिटिंग मिनिस्टर थे वो हमसे निजी महफिलों के अंदर मिलकर कहते थे कि यार ये बड़े जालिम है, ये बड़े, अगर हम कौन कहता था? मुझे नाम बताएं, कौन वजीर कहता था? ये ऐसे बहुत से मिनिस्टर है, मसलन ये जफर को पता है। जफर, मुझे ये बताएं कि जो जितने इल्जामात लगाए आपके उजैर बलोच है उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो वो क्यों नहीं आ जाते कानून के सामने? हमने उस दिन भी बात की थी। ये पेश हो जाएंगे। अगर कोर्ट छोड़ेगी तो हम इसको गले लगाने के लिए तैयार हैं। ये पेश हो जाए ना, चलो इसके साथ हम भी पेश होने के लिए तैयार हैं। ये तो अलग मैटर है।
अरे ये तो भाई वक्त तुम्हारे साथ बताएगा हम भी कौन पेश किसको होने के गले लिए लगाते तैयार है। हैं, चलो कौन आज मैं किसके चैनल के पेरोल माध्यम पे से है। ये कह रहा हूँ कि हर अगर कानून किसी को की ये रक्षा हक हो, है कि वो हुकूमत उधर की बलोच रक्षा हो हो, या एनीवन कानून कोई नाफिज भी करने हो, वाले इदारों की सब रक्षा हो, तो जानते फिर हैं भी कल आज पेश होने मुत्तहदा के लिए तैयार स्टेट हो। आप लोगों का झगड़ा जौन सा इसने लियारी के मसले को बहुत बढ़ा दिया है, ये किसी हाँ। तरीके से खत्म हो सकता है? सर खत्म होने के लिए तैयार है, लेकिन इनके साथ आज से 3-4 साल पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत के अंदर मीटिंगें होगी, लेकिन जैसे ही ये बार्गेनिंग करके निकलते, वहां पे जो भी बातचीत होती है, जो मुज़ाकरात होते हैं, जैसे ही मुज़ाकरात करके अभी हम घर पे नहीं पहुंचेंगे, हमारा इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर और ऐवानों से किया जाता जी है। जफर साहब, आखिरी मिनट है। जफर साहब आप बताइए क्या? जी, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड कौन फैलाते हैं, सारा अब लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट सब जानते हैं। हम ये समझते हैं कि ये लियारी का मसला भी कराची के मसले के साथ जुड़ा हुआ है। हुसैन साहब जरा बोलने दें। हुसैन साहब एक मिनट। लियारी का मसला भी कराची के मसले के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग कराची में स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं, वही लोग लियारी में डिस्टेबल कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई SHO नहीं लग सकता आप लोगों की मर्जी के बगैर। SHO आपकी मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। एक हफ्ता पहले रेंजर्स के अफराद शहीद हुए खटा मार्केट पे। वो किसने कह दिया? वाले सब जगह शहीद हो रहे हैं दहशतगर्दी में। वो मुकाबला हुसैन साहब बोलने दें उनको। पुलिस इतने पूरी कराची में शहीद नहीं हुए जितने आपने लियारी के अंदर किए हैं। फैक्शन फिगर अभी आपसे ज्यादा पता है चैनल को, दुनिया चैनल के बाद तमाम मालूमात है। हम लियारी का हमको पता है, हम लियारी का को पता है कि पूरा शहर बंद है लियारी। चले बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। ये भी बातें, बहुत सी बातें रहती हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। समझ नहीं आती, एक आपने पूरी हमें हिस्ट्री भी दे दी, अपना भी बता दिया सब कुछ। अब क्या होगा? एक तरफ दो कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप कहते हैं ये तो माफिया है जो बलोच ग्रुप है, लेकिन बलोच अगर नहीं, अमन कमेटी लेकिन अगर हम राब्ता कमेटी वहाँ भी देख लें तो उनके अंदर भी जिस तरह असला है, जिस तरह वहाँ भी मार धाड़ है, सब कुछ है, तो वो भी आम कोई कमेटी तो नहीं है, ये आम की वजीफा कमेटी तो नहीं है। वहाँ भी असला है। ये एक अच्छी कमेटी जो सी है, उनके भी नौजवान लड़के, क्लास्टरकोव्स और सब कुछ। अगर ये भी मुझे समझ नहीं आती कि उनको भी असला मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक तरफ कहा जाता है आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी कादर अपने पटेल साहब और उनका नाम आता है शजील मेमन साहब का कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर होगा क्या? आप कैसे चलेगी? देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आप हुसैनी से पूछ लें। ये लड़ाई बलोच कच्ची की नहीं है, ये क्रिमिनल्स की, अमन कमेटी की लड़ाई है आम इनोसेंट लोगों के साथ। जो मासूम लोग लियारी के अंदर हैं, जो बलोच भी हैं, बलोचों को भी मारते हैं। कहने का मकसद ये है कि लड़ाने वाला जो है वो शख्स तो इस मुल्क को छोड़कर चला गया, भाग गया। एक चीज बताएं, भागने से याद है, आज आपने बड़ी बड़ी बातें खोल दी। आप कह रहे थे मुझे ये भी पता है कि वो एयरपोर्ट से कैसे निकला। देखें, उसके पास ईरानी पासपोर्ट है, उसके पास ईरानी पासपोर्ट है। ईरानी पासपोर्ट भी एक अपना उसने रखा हुआ है फर्जी नाम पे, और वो इसी तरह बाकायदा एयरपोर्ट से निकलता है। आप एयरपोर्ट का क्लिप देख ले, ठीक है ना। आज से लेके गया था वजीर के लोग बातें करते हैं, कोई कहता है शर्जील मेमन ने निकाल कर लेकर गया, कोई किसी सेनेटर का नाम लेता है, कोई किसी का। लेकिन ये कि वो क्लिप आप निकालें तो पता चल जाएगा कि वो किस वक्त गया है। मेरे पास बाकायदा जो FIA का जो पिक्चर खींचते हैं, वो मेरे पास पिक्चर भी है कि वो किस तारीख को यहाँ से निकला है। लेकिन जाहिर है उसके साथ निकालने वाला कौन है, उसका तो पिक्चर उस पर नहीं, FIA वाले उस पर नहीं आएगा। लेकिन देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि अब क्या होना है, अब क्या होने जाना चाहिए, होना क्या चाहिए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का विल है, चौधरी निसार का विल है। देखिए, अगर एक सूबाई हुकूमत ये सोचे कि अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये MP MNA रिजाइन कर जाएंगे क्योंकि ये अमन कमेटी के MP MNA, तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? अगर कार्रवाई आपको पूरी कराची में करना है तो जो लियारी के अंदर, जो लियारी को बदनाम कर रहे हैं, जो लियारी के अंदर सेफ हेवन इन्होंने हाइड आउट अपने बनाए, जो बाहर के लोग हैं, जो कलदम तंजीम से भी ताल्लुक रखते हैं, वो भी लियारी के अंदर उन्होंने बाकायदा बिल्डिंगें खरीद ली हैं बिहार कॉलोनी, मूसा कॉलोनी में। जो उनका इल्ज़ाम है कि आपने जो MQM ज्वाइन की, बिकॉज हमें तो आपके MQM की समझ नहीं आई लोगों को कि आप सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में और MQM का कल्चर और है, आप और हैं, कि आप, उनका इल्ज़ाम है कि आप गए इसीलिए कि आप अब MQM के भत्ता इंचार्ज बन जाएं इस इलाके। मैंने कभी ना लियारी में बता लिया, मैंने ना लियारी। देखे, इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट होंगी ना, आप मुझे बता दें कि किसी इंटेलिजेंस वाले ने आपको ये बताओ। मैंने जिंदगी में ना कभी बता लिया है, ना कोई इलीगल काम किया, और मैं चैलेंज करता हूँ कोई प्रूफ करके दिखा दे।
हम अपनी सर्वाइवल ज़रूर करते हैं। मैंने जब देखा कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर साहिबा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी नहीं रही और आज वो लोग आ गए हैं जिनको टिकट मैंने दिलाया, जिनको एमएनए का टिकट मैंने दिलाया, आज एमएनए बन के बैठे हैं, जिनको एमपीए का टिकट मैंने दिलाया, जिनको मिनिस्टर में बीबी से बोलकर इनको बनाता था, आज वो मेरे खिलाफ प्रेसिडेंट के कान भरकर और मेरे बाप दादा का जो हल्का लियारी है उसको मुझसे छीनने में उन्होंने जो किरदार अदा किया है, तो जाहिर है मैं अपनी सर्वाइवल तो करूंगा, मैं घर जाके नहीं बैठूंगा। अल्ताफ भाई की जहां तक बात है, उन्होंने हर बुरे वक्त में मुझे, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे फ़ोन करके नहीं पूछते थे, चाहे लियारी के अंदर मेरे ऊपर ग्रेनेड अटैक हो, चाहे मेरे ऊपर जो है किसी किस्म का हमला हो, चाहे मेरे फैमिली के अंदर कोई डेथ हो, तो फ़ोन मुझे हमेशा अल्ताफ भाई करते थे कि मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ, या कंडोलेंस करते थे। ये चीज़ें देखिए काउंट करती है। जब मुझे फैसला करना था, मैंने फैसला एमक्यूएम के लिए इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था कि लियारी का मसाइल जो है इस वक्त, उस मसले का हल इंशाल्लाह दोबारा आप देखेंगे कि लियारी के अंदर में वापस जाकर इंशाल्लाह ये जो सीट है, जो मेरे बाप दादा की सीट है, वो वापस अगर मैं लियारी लेकर पे आपको कब्जा है, लियारी पे अभी सिंध में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप बता रहे हैं कि वही लोग हैं अभी भी वो इक़्तिदार में हैं जो लोग इनको प्रोटेक्ट करते रहे, जो आपने नाम भी लिए, तो फिर लियारी इस तरह ही रहेगा, बदलेगा नहीं। रेंजर्स में भी नीचे करप्शन है, पुलिस में भी करप्शन है, सो एसएचओस भी उनकी मर्जी के लग रहे हैं, जो सियासी क़यादत है वो भी अनचेंज है, वही गवर्नमेंट है, वही लोग अहले इक़्तिदार हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जाके खाने खाते हैं, सब कुछ है, तो फिर कैसे बदलेगा? देखें, अगर आप इनके ही हवाले करेंगे, इनके हाथ में सब कुछ देंगे तो वाकई देयर विल बी नो चेंज। लेकिन जो अभी प्राइम मिनिस्टर का विल मुझे नज़र आ रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहाँ पर, जो उन्होंने मीटिंगें की हैं, डीजी रेंजर्स ने जो अपने मुश्किलात बयान किए हैं और जो अथॉरिटी मांगी है, वो अथॉरिटी मिलने के बाद मुझे बहुत उम्मीदें वापस हैं। एक फॉर्मर एमपी आपकी पार्टी का पकड़ा पुलिस ने, तो आप लोगों ने कराची हैदराबाद बंद कर दिया, तो आप लोग तो, आप भी तो प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए ना, खुद भी तो आप लोग को हल नहीं होने देते चीजें। नहीं, हम कहते हैं आप गिरफ्तार करें, क्रिमिनल्स को करें ना। अगर आप एक फॉर्मर एमपी तो शुरू होगा ना, अगर उसमें केसेस हैं, फॉर्मर एमपी ने जुर्म नहीं करते। एक ऑफिस में पार्टी के वहां पर अगर सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज एमपीए फॉर्मर बैठा है, उस पर कोई चार्जेस भी नहीं है, उसको गिरफ्तार कर दो और दो गली पीछे करेगा ना अदालत, वो करे 2 गली पीछे अगर क्रिमिनल बैठा है और उसके ऊपर आप रेड नहीं करते हैं, तो फिर जाहिर है, फिर इसका मतलब ये है कि आप पार्टी बने हुए हैं। आप पार्टी ना बने, आप इसको बैलेंस करें। अगर आप लियारी में रेड करते हैं तो आप लियाकताबाद में भी रेड करें। रिट ऑफ लॉ आ जाती है वापस, अगर ये नो गो एरिया लियारी का ख़त्म हो जाता है। कराची का कितना बड़ा मसला हल होता है भत्ते के मामले में? देखिए, मैं समझता हूं कि 50% मसला तो हल हो जाएगा। लियारी का मसला जो है वो हल उसी वक्त होगा जब वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर आपने बाकायदा हेड मनी वापस लिए सिंध गवर्नमेंट ने, सिर्फ इसलिए कि आप इलेक्शन जीते, और आपने हेड मनी खुद लगाकर खुद वापस लिए। ये आज जो शाहजहान बलोच एमएनए बना हुआ है, इसके ऊपर कोई 40 केसेस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाया, और खुद ही पीपल्स पार्टी ने जो है वापस हेड मनी वापस ली सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ये चीज़ें आप ख़त्म कर दें, किसी को सपोर्ट करना बंद कर दें, क्रिमिनल को ट्रीट करें एज अ क्रिमिनल, और वो क्रिमिनल्स की लिस्टें एजेंसीज के पास भी मौजूद हैं, आप लोगों के पास भी मौजूद हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं, सबके पास क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। अगर एमक्यूएम के अंदर है, आप गिरफ्तार करें, आप शो प्रूफ करें कि जी ये क्रिमिनल है, आप मीडिया में लेकर आएँ। आप मीडिया में लाते नहीं है और आप उसको क्रिमिनल शो करते हैं तो सवालात उठते हैं। चल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन ने बातें सुनी, बहुत ही चौंका देने वाली बातें। जब एक मुल्क के सदर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक होने वाले एमएनए को डिकेतों से मिलवाएं, जहाँ पे, और फिर वही डिकेत पॉलिटिकल कैंपेन्स भी चलाएं, फिर जब वो ख़त्म हो जाए बात, तो फिर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स ओथ उठाते ही जाके उन्हीं के उधर जाके खाने भी खाएं, डिनर्स भी करें, फिर बाकी भी आपने सारी बातें सुनी। ये है असल मसला। ये लियारी का तो एक लैब एग्जाम्पल बन गया है। ये पूरे पाकिस्तान का यही मसला है, और अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर आना है तो सिर्फ रेंजर्स की करप्शन या पुलिस की करप्शन ख़त्म होगा। जो ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है और जो पॉलिटिकल करप्शन है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक लॉ एंड ऑर्डर वापस नहीं आएगा। हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं, बाकी तो जो काम है वो तो अब गवर्नमेंट ने करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।